हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार पीजीटी फिज़िक्स बिहार गवर्नमेंट में गया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ और टीआरई 2 के थ्रू मैं ज्वाइन किया था। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरे मार्क्स हैं। पीजीटी फिज़िक्स के टोटल 83 मार्क्स हैं, जिसमें जीएस में 28 मार्क्स और सब्जेक्ट फिज़िक्स में 55 मार्क्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो बीपीएससी के लिए हो, चाहे यूपी के लिए हो, चाहे झारखंड के लिए या केवीएस, या फिर अगर आप एस्टेट भी देने वाले हैं, तो मैं आपके लिए अलग से सीरीज़ लेकर के आऊँगा जिसमें मैं फ़िज़िक्स का डिटेल डिस्कशन हर एक चैप्टर का करूँगा, और जो कि पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम चैप्टर का डिस्कशन ही नहीं, प्रीवियस ईयर जो पेपर आया है उसका भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के आखिरी में मेरी आदत होती है, क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो फॉर्मूला का एक लिस्ट बनवाता हूँ, तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे, जिससे एट द लास्ट मोमेंट में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिज़िक्स सब्जेक्ट की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल में आपको सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल स्टडीज़ और जनरल मैथ्स के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का मैं डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ, जिससे आपके प्रिपरेशन को और भी नेक्स्ट लेवल का बूस्ट मिलेगा। तो ये आप ये जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो उस समय का कट ऑफ था अनरिजर्व 59 था कट ऑफ, जो कि मेरा 83 आया था। और मैं ऑल ओवर जो बिहार था उसमें 58 रैंक था मेरा। और ये मेरा ज्वाइनिंग का लेटर और ये मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हमारा जो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स क्या क्या हैं फ़िज़िक्स में। तो फिज़िक्स में आप देखेंगे कि जो सबसे फ़िज़िक्स जो अधूरा है इस टॉपिक के बिना, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यहाँ पर मैं देखा हूँ हर एक एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवाते चलूँगा, तो आपको पता चलेगा किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर, रिलेटिव मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रिंग वेव, थर्मोडायनामिक्स। आपको पता होगा ये सारे चैप्टर यहाँ तक 13 तक जो चैप्टर हैं ये सारे कौन से क्लास के हैं, 11th क्लास के। और उसके बाद जो आपका 14 से है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, ये सारे जो इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट हैं, ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिज़िक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सारे आपके कौन से क्लास के हैं, 12th क्लास के फिज़िक्स हैं। और इसके बाद आखिरी में ये आपका आ जाता है ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, साउंड वेव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और एरर एंड मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सेमी कंडक्टर। ये सारे चैप्टर, जिसमें से ग्रेविटेशन ये वाले फिर से कौन से क्लास के हैं, 11th के, और ये फिर से आपके कौन से क्लास के हैं, 12th के। एरर एंड मेजरमेंट आपको फर्स्ट चैप्टर में ही अभी आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, टोटल 29 टॉपिक हैं, आप 30 टॉपिक मान के चलो पूरे फिज़िक्स में। तो हम लोग इसी को करने वाले हैं अच्छे से। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो है डायमेंशन एंड मेज़रमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन ये सब है ये मैं नहीं कराऊंगा आप, क्योंकि डेफिनेशन ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है कम टाइम में, कुछ प्रोडक्टिव, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला यूनिट्स में है, यूनिट्स में तो हमें क्या पता होना चाहिए
कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जिस पे फिज़िक्स के लॉज को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में क्या आता है, एक मैग्नीट्यूड आता है और साथ ही साथ यूनिट रहते हैं। इन दोनों के बिना किसी भी क्वांटिटी को मतलब मेज़र कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्योंकि अगर हम एप्पल लेने गए तो हम एप्पल लेने के लिए हम क्या बोलेंगे, 1 kg चाहिए। हम ये थोड़ी बोलेंगे 1 आर का एप्पल चाहिए, 1 मीटर का एप्पल चाहिए, नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए यूनिट्स ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब जो यूनिट्स होते हैं हमारे, वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाता है आपका फंडामेंटल यूनिट्स और एक हो जाता है डेराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स किसको बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। इसी को हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं और बेस यूनिट भी बोलते हैं। तो जनरली जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो टोटल कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? तो डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 7 हैं, उस 7 के अलावा जो भी सारे यूनिट्स होते हैं वो कौन से यूनिट कहलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट। अभी आगे हम देखेंगे वो 7 कौन कौन से यूनिट्स हैं। उसके बाद जो हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें पता है, जो यूनिट्स आया था उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं। फर्स्ट है आपका CGS सिस्टम, एक हो गया FPS सिस्टम एंड देन MKS सिस्टम। तो जो CGS सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग और किस नाम से बोलते हैं? इसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, मेट्रिक सिस्टम। या और पूछा जाता है कि ये सिस्टम को और किस नाम से बोलते हैं, तो फ्रेंच यूनिट सिस्टम भी बोलते हैं CGS को। उसी तरीके से FPS को बोलते हैं ब्रिटिश। अगर आप भूल जाओ तो आपको पता है FPS F का मतलब क्या होता है? फुट। P का मतलब क्या होता है? पाउंड। और S का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो पाउंड पाउंड कहाँ की यूनिट है? ब्रिटेन की। तो ये जो FPS है वो कौन सा सिस्टम है? ब्रिटिश सिस्टम है। और CGS में C का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकेंड। ये कौन सा सिस्टम है? मेट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं या फिर ये फ्रेंच सिस्टम है। और थर्ड जो आ जाता है वो कौन सा सिस्टम है? MKS। M का मतलब हो गया क्या? M का मतलब मास, K का मतलब हो गया आपका किलोमीटर और S का मतलब हो गया सेकेंड, ठीक है। सॉरी, MKS सिस्टम, M का मतलब हो गया मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम और S का मतलब हो गया सेकेंड। उसके बाद जो फोर्थ आता है वो कौन सा आ जाता है? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम, इन तीनों के बाद जो आया था SI सिस्टम आया था, सभी लोगों ने मिल के सोचा, मतलब मीटिंग किया, तो 1960 में ये मीटिंग में डिसाइड हुआ कि एक यूनिट होना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो 1960 में हम क्या देखते हैं, एक यूनिट हमको मिला जिसको बोलते हैं SI सिस्टम। और SI सिस्टम मेनली MKS सिस्टम के जैसा ही होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को मीटर से मेज़र करते हैं, मास को kg से, और टाइम को किससे मेज़र करते हैं? सेकेंड से मेज़र करते हैं, ओके। उसके बाद जो हमने देखा 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में लेंथ होता है, ये हमारा लेंथ है। लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट जो लेंथ है, लेंथ को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं और ये सिंबल किसका है? m स्मॉल है। मैं साथ ही साथ अभी आगे हम लोग यूनिट के बाद डायमेंशन करेंगे, तो डायमेंशन में हमको इसका सिंबल पता रहना चाहिए। तो लेंथ को कैपिटल L से डिनोट करेंगे, ओके। मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M से डिनोट करेंगे और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? kg। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम को कैपिटल T से और ये सेकेंड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे करते हैं? ये एम्पियर होता है और इसका सिंबल क्या हो जाता है? कैपिटल A। तो हम जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट के लिए A ही यूज़ करेंगे। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है? केल्विन। ये सारे क्या हैं? SI यूनिट हैं, ठीक है, केल्विन। और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल K।
तो टेम्परेचर को आप देखेंगे डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे आगे, डायमेंशन या विमाएँ, तो उसको के या थीटा से डिनोट करते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पहले जब स्टार्टिंग में 1960 में जब ये आया था एसआई सिस्टम, तो उस समय 6 ही सिस्टम थे, जिसमें से कौन कौन, लेंथ था, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो 7वां है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 1970 में जोड़ा गया है। आप जीएस के लिए याद रखें, 1970 में जोड़ा गया। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, मोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। और लास्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं CD से, स्मॉल CD। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे क्या, SI यूनिट हो गए। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं जो एंगल मेज़र करते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में एक हो जाता है रेडियन। रेडियन जो होता है किसके लिए होता है, प्लेन एंगल, मतलब समतल कोण के लिए। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए क्या होता है, रेडियन। और स्टेरेडियन, स्टेरेडियन किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल, मतलब ठोस कोण के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं बता देना चाहता हूँ। तो इसमें एक तो पूछता है कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हो गया, या फिर आपसे पूछ देगा कि माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर आपका पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सारी चीज़। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको लिखा देता हूँ। हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में ये बहुत बार पूछता है, यूनिट कन्वर्जन। तो हम देख लेते हैं इसको। तो आप याद रखिए सबसे पहले जो डेसी, ठीक है, डेसी को हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻1। मतलब जहाँ भी आपको डेसी मिला आप उसको चेंज कर दोगे SI यूनिट में 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आता है हमारा सेंटी। सेंटी मतलब होता है 10⁻²। सेंटीमीटर आप देखिए वो 1/100 कर देते हैं मीटर में चेंज करने के लिए। उसके बाद सेंटी के बाद आता है मिली। तो मिली क्या होता है, 10⁻³ मिलीमीटर करते हैं ना, 10⁻³ उसके बाद माइक्रो, माइक्रो हो जाता है हमारा 10⁻⁻6। उसके बाद आता है नैनो, नैनो हो जाएगा 10⁻⁹। उसके बाद आ जाता है हमारा पीको, पीको, और पीको कितना हो जाता है 10⁻⁻12। उसके बाद हमारा आता है फेम्टो, फेम्टो हो जाता है 10⁻⁻15, है ना, F फॉर फेम्टो, F फॉर 15। और एक लास्ट आ जाता है एटो, ठीक है, ATTO, एटो हो जाता है -18। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो सारे माइनस में थे, आपको प्लस वाला भी याद रखना पड़ेगा। डेका, डेका होता है 10⁻1। उसके बाद हमारा होता है डेका हेक्टो, हेक्टो होता है 10⁻2। उसके बाद डेका हेक्टो किलो, किलो हो जाता है कितना 10⁻3। उसके बाद मेगा, मेगा होता है 10⁻6। उसके बाद गीगा, गीगा हो जाता है 10⁻9। उसके बाद आता है हमारा टेरा, जैसे इधर पीको होता है -12 वैसे ही इधर टेरा होता है +12, 10⁻+12। उसके बाद आता है पेटा, जैसे इधर फेम्टो होता है उधर इधर पेटा होता है 10⁻15। और लास्ट आ जाता है 10⁻18, इसको बोलते हैं एक्सा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि फेम्टो मतलब क्या होता है, पीको मतलब क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ है हमारा क्वेश्चन, ये रहा, ये कब का है, हाँ ये रहा आपका क्वेश्चन। ये TRE 3 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें फिज़िक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा ये
देखिए ये है क्वेश्चन हमारा 1 माइक्रोमीटर। तो अभी मैंने बताया 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ और फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर क्या होता है 10⁻⁻15। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो 10⁻⁻6 प्लस 15 तो कितना हो गया 10⁻⁹। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ हमारा और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, तो हम देखते हैं क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम देखेंगे इससे भी क्वेश्चन मिला हुआ है 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो लाइट ईयर है तो ईयर लिखा हुआ, लेकिन ये यूनिट किसका है, डिस्टेंस का यूनिट है ना। तो पूछता है 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है वैल्यू, तो आप याद रखिएगा 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और साथ ही साथ 1 पारसेक कितना होता है, पारसेक भी किसका यूनिट है, आपका डिस्टेंस का। लाइट ईयर, पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये सारे डिस्टेंस के यूनिट हैं। तो 1 पारसेक जो होता है वो कितना होता है 3.26 लाइट ईयर, ठीक है, 3.26 लाइट ईयर। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, 10⁻16 मीटर। और एक है हमारा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। तो 1 AU कितना होता है, तो 1 AU होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो हमारे 3 यूनिट हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कन्वर्जन में एक चीज़ और पूछ सकता है कि 1 लाइट ईयर बराबर कितने पारसेक होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर मतलब ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1/3.26 पारसेक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 0.307 पारसेक। तो आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट ये 3 आप याद रखिए। 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर एंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में अरेंज करने दे देता है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा, ठीक है। पारसेक के बाद कौन सा आएगा, देखिए 10⁻16 है, ये 10⁻15 है और ये 10⁻11 है। तो पारसेक के बराबर कौन आएगा, लाइट ईयर। और सबसे छोटा कौन होता है, इनमें सबसे छोटा कौन होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो आप ये अरेंजमेंट भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा पारसेक, फिर लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए किसके बारे में, यूनिट्स के बारे में, डिफरेंट। उसके बाद हम आते हैं किस पे, डायमेंशंस पे। तो डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन बेसिकली क्या होता है, पावर होता है। जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी होता है या फिर डेराइव क्वांटिटी बोलिए जिसको डेराइव करते हैं, तो उसका जो पावर होता है, जैसे हमने बोला कि मास, ठीक है। तो मास मतलब मास को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल M से। तो इसका जो पावर है, ये पावर अगर 1 है तो यही आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है डायमेंशनल क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशन मतलब डायमेंशन फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। यहाँ पर हमको ये ध्यान नहीं देना है कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, सिंपल स्पीड और वेलोसिटी। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किससे रिलेटेड है, लेंथ से।
तो लेंथ को हम किस में लिखते हैं, कैपिटल एल से लिखते हैं, और टाइम को किस से लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये एल क्या हो गया, 1 हो गया। एल का पावर कितना है, 1 ही है ना, 1। और टी का पावर कितना है, टी का पावर भी कितना है, 1। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, L1 T-1। और यहाँ पर m है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1, और इन सबको एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया किसका, वेलोसिटी का। बेसिकली क्या क्या यूज़ करना है, एक m यूज़ होगा, l यूज़ होगा, t यूज़ होगा। ये जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होगा। इसके अलावा करंट को हम a से लिखेंगे, एम्पियर, और टेम्परेचर को k या फिर थीटा से। मेनली ये 5 ही हमेशा आपका यूज़ होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, L1 T-1, और नीचे t, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। तो L1 T-2 है ना, और मास है नहीं तो इसीलिए इसको 0 लिख दिया। हो सकता है कभी ऐसे दे दे, या फिर हो सकता है कभी ऐसे दे दे, L1 T-2, और ये ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद मोमेंटम मतलब क्या हो जाता है, संवेग, है ना, हिंदी में मोमेंटम संवेग। और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेलोसिटी। तो अब देखिए वेलोसिटी तो आपको पता है कितना होता है, L1 T-1, और यहाँ पर द्रव्यमान भी आ गया था, m का कितना हो जाएगा, m, और v का क्या हो जाएगा, L1 T-1। तो ये किसका हो जाएगा, हमारा संवेग का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इम्पल्स और संवेग का दोनों का बराबर ही होता है। चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m मतलब कैपिटल M, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला कितना है, L-T-2, ये L-T-2। तो यहाँ पर m L-T-2, तो ये हो गया किसका, फोर्स का, m L-T-2, 1 नहीं कुछ है तो 1। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना होता है फोर्स का अभी हमने निकाला है, m1 L1 T-2। इसको एरिया मतलब हमेशा लेंथ इंटू लेंथ ना। एरिया अगर हम निकालना चाहें रेक्टेंगल का तो क्या बोलेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो भी तो लेंथ ही, और ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, तो L²। तो एरिया हमेशा L² में लेंगे, तो L²। तो ये L² ऊपर जाके क्या बना देगा आपका, m1 L1, ये 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -2, और ये T-2 पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, m1 L-1 T-2। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो आप इसको ये सब नहीं देखना है, नंबर क्या है, डिजिट क्या है। ठीक है, आपको सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पे ध्यान देना है। तो m को तो हम m ही लिखेंगे, और v², तो v मतलब वेलोसिटी का अभी हमने देखा L-T-1, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, L² और T-2। तो ये हो गया एनर्जी का। ठीक है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कितने देर में कितना टाइम किए। और आपको पता है वर्क, एनर्जी, हीट सब क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ से आपका हो गया m1 L2 T-2 वर्क का या एनर्जी का, और नीचे t है तो t ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। तो T-2 और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3। डेंसिटी कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया, m1, और वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशन। एरिया हमेशा याद रखें क्या, L², और वॉल्यूम L3। तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, L3, तो -3। ठीक है, और t तो है नहीं तो कितना हो जाएगा, 0। तो m1 L-3 T 0। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए हमने सिर्फ क्या बताया, MLT को यूज़ करेंगे। थीटा क्या है, एक एंगल है, रेडियन। तो याद रखिएगा एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है एंगल, तो इसीलिए m0 L0 T0।
उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ एंगुलर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम थीटा बाई टी। तो थीटा तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, m0 l0 t0, तो t ऊपर जाके क्या बन जाएगा -1, तो m0 l0 t -1। और उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, आपको जैसे एक्सेलरेशन होता है क्या v बाई टी, है ना, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टी। तो ये m0 l0 t-1, ये t1 ऊपर जाके कितना बन जाएगा t-2। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारा डायमेंशन का देख लेंगे। ठीक, जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr², याद रखिए। तो m तो m हो जाएगा और r², r मतलब लेंथ है, तो ये l2 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम तो है नहीं तो 0। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स तो आपको पता है m1 मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है L1 t-2 और इंटू डी है, तो डी मतलब लेंथ है ना, डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा m1, ये L1 और ये 1, तो m1 L2 t-2। ठीक, उसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें आपको बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए। और डायमेंशन के लिए क्या यूज़ करना है, तीन चीज़, एम एल टी। जैसे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और वो कहाँ से आता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द्रव्यमान के दो प्रोडक्ट के द्रव्यमान का प्रोडक्ट का और डिस्टेंस का स्क्वायर, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी जो निकालना है उसको आप लेफ्ट साइड रख लीजिए, तो g बराबर, बाकी को हम क्या कर देते हैं, g को अलग कर लेते हैं, बाकी को दूसरे साइड भेज देते हैं, तो f r² अपॉन m1 m2। ठीक है, m1 m2, तो f का तो आपको पता है ना, f क्या होता है m1 L1 t-2, ये r है, r क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे क्या है m1 m2, तो m1 मतलब m और ये m2 मतलब भी m, तो कितना हो गया m²। तो देखिए ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा m1 - 2 बन जाएगा, और l ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और t-2, तो ये हो जाएगा m-1 L3 t-2। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी तरीके से बाकी सारा ग्रेविटेशनल मतलब सारे फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। आप बेसिकली जब प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप NCERT को ही फॉलो कीजिए। NCERT की बुक्स आप खरीद लीजिए, उसमें बुक के चैप्टर के एंड में, अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाते तो चैप्टर के एंड में समरी दिया रहता है, और समरी के साथ साथ हर एक फॉर्मूला दिया रहता है, उसको आप पढ़िए, वो बहुत आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म्स आएंगे, वहाँ पर हम लोग सबका यूनिट और डायमेंशन सब देखते चले जाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो NCERT के लास्ट में अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला दिए हुए हैं और समरी में भी दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डायमेंशनल के बाद आते हैं हम डायमेंशन फार्मूला के बाद सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर मेनली कुछ रूल होते हैं इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में। ठीक है, तो जैसे ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो सारे क्या होंगे सिग्निफिकेंट, मतलब अगर कोई नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने फिगर है यहाँ 1 2 3 4, तो बोलेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन में टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद सेकेंड है आपका A zero becomes significant figure if it appears between two non-zero digit। तो ये तो सही बात है, अगर ये कुछ ऐसा है 4002, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे
1 2 3 4 5, तो टोटल सिग्निफिकेंट 5 है ना। तो जो भी ज़ीरो हैं अगर दो नॉन डिजिट के नंबर में है तो वो क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड हमारा लीडिंग ज़ीरो or the zero placed to the left of the number are never significant। ठीक है, लीडिंग ज़ीरोस और ज़ीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कोई ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो है, ठीक है, ये वाला ज़ीरो और उसके बाद डेसिमल है तो ये काउंट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर डेसिमल के बाद ज़ीरो है, ठीक है, और उसके बाद नंबर है तो ये ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ किसको करेंगे, 4 और 3 को। तो कितना हो जाएगा, 2। तो जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो है तो उसको काउंट नहीं करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर यही ज़ीरो लीडिंग ना होकर ट्रेलिंग हो जाए, ट्रेलिंग मतलब कि आखिरी में लग जाए, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ और द ज़ीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि 4.330, तो यहाँ पर सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 और डेसिमल के बाद भी ज़ीरो है तो इसको भी काउंट करना है। हाँ, लेकिन अगर यही ज़ीरो ऐसा रहता 3 4 3, तो इसमें इसको काउंट नहीं करते, हम सिर्फ 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, 3। लेकिन इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन फिज़िक्स में आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो डेसिमल लगता है वो हमेशा एक डिजिट के बाद लगता है। ठीक है, फिज़िक्स में किसी भी फिज़िक्स के मतलब जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इंटू 10 का पावर समथिंग है, तो आप याद रखिए डेसिमल हमेशा एक नंबर के बाद आएगा, डिजिट के बाद। तो यहाँ जैसे मान लीजिए 23.23 इंटू 10 का पावर 4 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा, 2.323 इंटू 10 का पावर जो भी आएगा यहाँ पर वो होगा, तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको जब हम लिखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर हम सिर्फ नंबर को काउंट करेंगे और बाकी सारे रूल एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है 0.0032 इंटू 10 का पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले इसको आप कन्वर्ट कर लोगे किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या फिर जो आप पिछला रूल पढ़े हो कि डेसिमल के बाद के ज़ीरो को काउंट नहीं करना है, आप किसको काउंट करोगे, सिर्फ 3 2 को। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, एरर ऑफ मेज़रमेंट। तो एरर ऑफ मेज़रमेंट में हमारा 3 टाइप का एरर आता है, एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एक होता है रिलेटिव एरर और एक होता है परसेंटेज एरर। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि वैल्यू दे देगा, बोलेगा परसेंटेज एरर क्या है, कितना होगा इसका। ठीक है, ऐसे करके। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, सपोज हमारे पास मेजर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है A1 A2 A3 अप टू AN। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मीन निकाल लेंगे टोटल का। तो ये हो जाएगा मीन, मीन आपको पता है, सबको जोड़ करके उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक को मीन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जैसे डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर, याद रखिएगा एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करना है, पहले मीन निकालना है, उसके बाद सबको माइनस करना है। तो एब्सोल्यूट एरर A1, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा, जो मीन आया है उसमें से A1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसी के लिए A2 क्या, और डेल्टा A2 जो मीन आया है उससे A2 को माइनस कर देंगे। A3 क्या हो जाएगा, डेल्टा A3 जो मीन आया है उससे A3 को माइनस कर देंगे। डेल्टा AN क्या हो जाएगा, जो मीन आया है उससे AN को माइनस कर देंगे। तो नाम ही है ये एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हो सकता है पॉजिटिव भी आए और हो सकता है नेगेटिव भी आए। ठीक है,
उसके बाद हमारा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, नाम ही है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो भी एब्सोल्यूट एरर आया होगा उसका क्या निकाल देंगे, मीन। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है हमको, प्लस माइनस नहीं देखना है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, मतलब वो हमेशा प्लस में। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा n बाई n, ठीक है। तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको डेटा दिया है 7, 3, 5, 4, तो अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, मीन। 7 3 10 5 15 4, इसको भी 5 कर लेते हैं, 15 5 20, 20/4 कितना हो गया, 5। तो ये आ गया, पहले क्या आएगा, मीन आया। अब क्या करेंगे, डेल्टा A1 निकाल लेंगे। तो डेल्टा A1 क्या होता है, मीन में से A1 को माइनस कर दिए, तो कितना आ गया, -2। फिर डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, मीन में से माइनस कर दिए तो कितना आया, 2। डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, मीन में से माइनस कर दिए तो 0। और डेल्टा A4 भी क्या आ जाएगा, 0, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा A बराबर, सबको प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ नंबर को लिख दीजिए, 2 + 2 + 0 + 0 बाई टोटल 4, तो कितना आ जाएगा, 4/4 = 1। ये क्या हो जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो क्या था, डेल्टा ए। तो अगर उसको मुझे रिप्रेजेंट करना पड़े तो उस रिप्रेजेंट को हम कैसे करेंगे, AM प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है। वो एरर प्लस भी हो सकता है, वो एरर माइनस भी हो सकता है। तो अब देखिए, यहाँ तक एक पार्ट हुआ। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये पूरा ना निकालना पड़े, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है, एग्ज़ाम में इतना टाइम तो रहता नहीं है। तो आपको क्या दे देगा, वो ऐसे वैल्यू दे देगा, सपोज दिस इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा ए। आप रिलेटिव एरर निकालो, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, एरर कौन है, डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बाई क्या, मीन AM। तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। और अगर इसी में हमको परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हमको मान लीजिए करंट दिया हुआ है, करंट बोल दिया, करंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.3। इसका क्या निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए, परसेंटेज एरर। तो हमको क्या करना है, आपको पता है 0.3 एरर डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ से ये 0, 50 बने 100, 6% क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं इसको। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा परसेंटेज एरर, ये भी किस में आया है, TRE 3 के क्वेश्चन में आया है। परसेंटेज एरर इन 250 प्लस माइनस 0.5 डिस्टेंस के लिए। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, एरर 0.5 डिवाइडेड बाई ये टोटल 250 इंटू क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ से ये डेसिमल हटा तो ये 0 0 0 कैंसिल, ये हो गया 5 बचे 25, मतलब 1/5%, मतलब आ जाएगा कितना, 0.2%। 0.2% नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये था हमारा किससे रिलेटेड, एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अब आता है हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर भी बहुत पूछता है, केवी वगैरह में पूछ देता है, या फिर आपका अभी ये TRE जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछता है। तो ये फर्स्ट जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो फर्स्ट चैप्टर है उससे 2 से 3 मार्क्स आपको मिलेंगे ही। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर क्या होता है, या फिर इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सपोज आपको 2 टर्म दिया हुआ है, एक टर्म दिया हुआ है A प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरा टर्म दिया है B प्लस माइनस डेल्टा B।
अब आपको बोल रहा है दोनों को जोड़ दो, ठीक है, दोनों को जोड़ दो। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, आपको बस याद रखना है कि अगर कोई भी दो चीज़ को जोड़ रहे हो तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसको तो आप जोड़ ही दोगे, लेकिन जो एरर है उसको भी आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। उसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन है, अगर मान लीजिए ए माइनस बी है, तो उस केस में भी आपको एरर को क्या करना है, जोड़ना ही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के केस में हम क्या करेंगे, जो एरर है उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है, देखिए प्लस और माइनस एक जैसा, डिवीज़न और प्रोडक्ट एक जैसा, तो उसमें क्या करना है, तो अगर आपको दो क्वांटिटी दिया है ए और बी दिया हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.5 और i इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू आई होता है पावर। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को गुना करोगे ना, तो जब इन दोनों को गुना करोगे तो v और i तो गुना हो जाएगा, v और i कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो ये 20 तो ये वैल्यू आया, लेकिन इसमें एरर भी तो है, इस एरर का क्या करेंगे, तो इसके लिए आप याद रखिए जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, जो एरर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली प्लस एरर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, बस हो गया। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 0.1 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 0.1, तो कितना आ गया ये 0.2। तो 0.2 क्या आया, प्लस माइनस 0.2, तो हम मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 20 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, दोनों के केस में क्या करना है, आपको जो एरर है डिवाइडेड बाय टोटल प्लस जो एरर है डिवाइडेड बाय टोटल करना है, ठीक है। तो प्लस माइनस में हमको सिर्फ एरर को जोड़ देना था, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर लाना है, तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हमको करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी। उसके बाद अगर आप फिर भी आपसे पूछ रहा है फ्रैक्शनल ना पूछ के आपसे पूछ दे टोटल एरर, तो आप क्या करोगे, ये जो x है उसको इधर ले जाके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों मतलब हो और साथ ही साथ पावर भी हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a बाई बी, तो a बाई बी, तो यहाँ पर कुछ एरर a का होगा, कुछ एरर किसका होगा, b का होगा, तो आपको क्या करना है, डेल्टा a बाई ए, ये तो होता ही है क्योंकि ये डिवाइड में है, तो डेल्टा a बाई ए, और क्या हो जाएगा डेल्टा b बाई बी, और आपको जो पावर दिया है उसको क्या कर देना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज़। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, सपोज़ ये पेपर देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। तो इस पेपर में, ये फिज़िक्स का पेपर है शायद, ये है हमारा TRE 2 का पेपर जो मैंने दिया था पेपर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आया है शायद इससे रिलेटेड, ये रहा क्वेश्चन, v और i अभी जो मैंने बताया है ना, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा क्वेश्चन, v दिया हुआ है और ये i दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, v इंटू आई। तो v इंटू आई आप निकालो, 6 चक 24 तो हो गया, आपको अब पूरा नहीं करना है 24, देखिए 24 यहाँ भी है यहाँ भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब
क्योंकि v इंटू आई है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई में जो आपका एरर रहेगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल से, और फिर प्लस इसका जो एरर रहेगा 0.2 उसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इसके इससे। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया देख लीजिए, 1/60 प्लस इसको अगर किए तो 1/2, और यहाँ से डेसिमल हटा तो 1/20। तो यहाँ एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 60, 1 प्लस 20 दिया 60, तो कितना हो गया 4/60, 1 और ये कितना आ गया 15। तो ये हो गया 1/1/15, ठीक है। लेकिन ये किसका वैल्यू है आपको पता होगा, ये है डेल्टा एक्स बाई एक्स का वैल्यू है, मतलब ये है वैल्यू डेल्टा पी बाई पी का वैल्यू है। आपको डेल्टा पी निकालना है तो पी को इधर जाके गुना करना पड़ेगा। तो पी क्या है आपका, क्या निकला पी अभी 24 निकला, तो 24 इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 8 24, तो कितना हो गया 5 1 जा 5, और ये कितना हो गया 3 बच गया और 5 6 1.6। तो देखिए 1.6 कहाँ है, ये वाला ऑप्शन 24 प्लस माइनस 1.6, ठीक है। तो समझ आया क्या करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल पहले ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 24। उसके बाद आप क्या निकालो, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल के लिए क्या करना है, डिवाइड करके जोड़ देना है, और जोड़ करके आपको ये कर देना है। लेकिन ये क्या है, तो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को टोटल एरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से ये x मल्टीप्लाई, तो x की मतलब डेल्टा p बाई पी जो आया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन एक और यहाँ पर दे दिया 75 में, तो 75 में C और V दे दिया, C कैपेसिटेंस है और V क्या है, वोल्टेज है। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कैपेसिटर जब पढ़ेंगे। तो Q जो होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी। फिर से सेम फार्मूला दे दिया, तो यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, 40 तीनों में दिया हुआ है, बाकी फिर आप वही कर लो 0.1/2 प्लस 0.5/20, जो आएगा उसको आप गुना कर दोगे किससे, 20 दूनी 40 से, ठीक है, जैसे वहाँ किए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, TRE 1 में भी आया था। TRE 1 वाले में देखिए आपको ज़्यादा अच्छे से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा उसका। तो ये रहा TRE 1 में ये जो क्वेश्चन आया है आपका, TRE 1 में कौन सा क्वेश्चन है, ये 41 क्वेश्चन, 41 नंबर। तो 41 में क्या है, ABC मापी जाती है जिसमें y इज इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू AB²/C⁴। आपको दिया हुआ है कि यदि ABC के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% और 3%, मतलब रिलेटिव परसेंटेज एरर दिया हुआ है। आपको बताना है y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो आपको अभी बताया था कि अगर a का पावर n है और b का पावर m है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, सिंपल डेल्टा a बाई a करना है और प्लस डेल्टा b बाई b करना है, और पावर को सिंपल क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का मैंने बताया था, सेम रूल होता है, ये वाला जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, क्या क्या है, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, है ना। मल्टीप्लाई और डिवीज़न का यही रूल है। अब यहाँ पावर भी है, ए का पावर तो कुछ नहीं है 1 है, बी का पावर 2 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी का पावर 4 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला परसेंटेज एरर दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, ये आपका है रिलेटिव एरर, डेल्टा वाई बाई वाई, है ना। लेकिन परसेंटेज एरर में क्या करते हैं, 100 मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट बन जाएगा, तो यहाँ 100 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना दिया हुआ है 1%, प्लस 2 इंटू इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है 2, प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी का परसेंटेज कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा 1
प्लस 2 इंटू 2 कितना 4 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12, 12 4 16 और 1 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 17। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, हमारे एरर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। तो ये इस चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। तो आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, हम लोगों ने देखा यूनिट्स के बारे में। ठीक है, यूनिट्स में 7 फंडामेंटल और कन्वर्जन देखें। उसके बाद हमने देखा कि इसका डायमेंशन एनालिसिस के बारे में, डायमेंशन फार्मूला के बारे में। तो डायमेंशन फार्मूला आपको फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद सिर्फ आपको MLT का यूज़ करके आपको वहाँ पर मास है तो M, लेंथ है तो L और टाइम है तो T पुट करना है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर देखा और फिर क्या देखें, हमारा एरर देखें। ठीक है, तो ये आप देखे होंगे सबसे क्वेश्चन आता है, डायमेंशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से देखेंगे डायमेंशन से भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या होगा, मोशन होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से जुड़े रहें और हमें मोटिवेशन दें, और अगर कुछ कमी हो तो हमें उसको बताएं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगी। मैं आपके लिए हूँ, अपना मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिरी में मैं एक आपको फार्मूला बुक भी दूँगा जिसमें हर एक चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला होगा। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ रहेगा तभी आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू।